गुड डे स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। ठीक है, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज है जियोग्राफी का। ठीक है, अगर आप सीरियस में यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, आगे के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन जरूरी है और आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए वीडियो पे बने रहिए और क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा रहा ये। क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जिम्मेदार है। इसका जो सही आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है, हम इन चारों मंडलों के बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे और सब ये भी बताएंगे कि आयन मंडल रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए जिम्मेदार क्यों है। ठीक है, इसके बारे में आप जानते रहेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप अदर भी क्वेश्चन इस बेसिस पे डिकोड कर पाएंगे। आयन मंडल के बारे में अगर बताएं तो आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल का एक परत है, क्षेत्र है, जो कि मध्य मंडल के ऊपर है। ठीक है, किसके? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है। ठीक है, सबसे ठंडा, इसके ऊपर होता है आयन मंडल। आयन मंडल ऐसा रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए आदर्श स्थिति क्यों बनाता है? अगर आयन मंडल की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, सौर विकिरण अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा इस मंडल में कॉस्मिक जो किरणें होती हैं, ठीक है, कॉस्मिक रेज जो होता है, ठीक है, कॉस्मिक रेस जो होता है, इन रेस या सौर विकिरण की वजह से इस क्षेत्र में क्या बनता है, प्लाज्मा की स्थिति होती है। ठीक है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, लौ, जिसे लौ बोलते हैं देसी भाषा में, लौ मतलब जैसे मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है, ठीक है, आग के ऊपर का हिस्सा या फिर गैस के बर्नर का ऊपर का हिस्सा जो ब्लू कलर का कुछ कुछ दिखाई देता है, ऐसे चीज़ों को लौ या प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब तक आपने पढ़ा होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, क्या? ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था का नाम दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये पदार्थ की अगर टोटल अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ की टोटल अवस्थाएं 5 होती हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस, चौथे में आता है प्लाज्मा और 5वें में आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये 5वीं अवस्था है। तो चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करता है? रेडियो सिग्नल या फ्रीक्वेंसी को मतलब परावर्तित कर देता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो भी सनरेज के लिए मतलब आदर्श रेडियो सिग्नल के लिए ट्रांसमिशन की जो आदर्श स्थिति होती है, तो उनके लिए क्या होता है, आयन मंडल सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं और जो 3 मंडल दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल की अगर स्थिति देखें तो पृथ्वी की निचली परत है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है, 0 से 18 किलोमीटर के आसपास होती है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे मेघ हो गया, बादल, वर्षा, चक्रवात इत्यादि, ये जो है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल यानी इसी परत में होता है एक ओजोन परत। ठीक है, ओजोन मंडल, इसी मंडल में ओजोन लेयर होता है, समताप मंडल के आसपास ही वो क्षेत्र होता है। ठीक है, समताप मंडल की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, इसी में ओजोन परत स्थित होता है, इसी में ओजोन परत स्थित होता है। मध्य मंडल की बात करें तो पृथ्वी की मतलब वायुमंडल की जो होती है, ये सबसे ठंडी परत होती है, सबसे ठंडी परत होती है। यह बहुत पतली होती है और इसमें आयनित कण नहीं होते, जिससे यह रेडियो सिग्नल या ट्रांसमिशन के लिए अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आपको बता दिया है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आयन मंडल सही आंसर होगा, जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। शॉर्ट में देखेंगे, क्षोभ मंडल 0 से 18 पृथ्वी की सबसे निचली परत है, मौसमी परिघटना के लिए जिम्मेदार। समताप मंडल ओजोन मंडल इसमें होता है। ठीक है, ओजोन परत से संबंधित जो चीजें होती है वो समताप मंडल में। मध्य मंडल पृथ्वी की सबसे ठंडी मंडल, ठीक है, वायुमंडल का क्षेत्र। आयन मंडल रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी AM FM वगैरह आप देखे होंगे। ठीक है, ये सभी चीज आयन मंडल में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए देखेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मुख्य रूप से निम्नलिखित महासागरीय घटना में से कौन सी महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करता है? ठीक है,
मतलब जो महासागर की धारा की गति होती है इसको कौन प्रभावित करता है, इम्पैक्ट किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी के बारे में 3 ऑप्शन दिया गया है, जैसे उत्प्रवाह, थर्मोहेलाइन परिसंचरण और सुनामी। ठीक है, हम इन तीनों को डिकोड करेंगे और उसमें से चूज करेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहले हम बात करेंगे उत्प्रवाह की। ठीक है, उत्प्रवाह क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जल जो होता है वो महासागर की गहरी परतों से सतह पर आ जाता है। ठीक है, महासागर के जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब उसके जो नीचे का जल होता है वो क्या होता है, ठंडी जो मतलब ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जो गहरी में मतलब गहराई में स्थित होता है वो क्या होता है, परत पर आ जाता है, मतलब सरफेस पे आ जाता है। अब उसकी क्या प्रक्रियाएं होती है उसको हम आपको बताते हैं। उत्प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है, यह तब होता है जब पवनें जो होती हैं वो सतह के जल को दूर ढकेलती हैं। मतलब फील करिए जैसे कि इस टाइप की एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ सरफेस है, अब इस तरफ से कोई विंड चल रही है तो यहाँ पे जो इस जल को टकराएगी तो इस जल को ऐसे ऊपर उठाएगी, फिर ऊपर उठने वाले जल इस तरफ से कहीं ना कहीं नीचे आके गिरेगी। तो ऐसे ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। तो नीचे का जल जो होता है वो ऊपर सरफेस पे आता रहता है इस तरफ, और इस तरीके से नीचे का महासागरीय जल जो है ऊपर सरफेस पे आके ठंडा जल जो पोषक तत्वों से उत्पन्न होता है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, उत्प्रवाह सतह के जल की गति को बदलकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती है, इम्पैक्ट डालती है, जिससे महासागरीय धाराओं की जो गति होती है वो प्रभावित होती है। यह घटना जो होती है अक्सर अगर आप देखें तो यह घटना कहाँ पे होती है, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पे होती है। ठीक है, जो भी महाद्वीप होगा उसके पश्चिमी हिस्से पे होगी, मतलब इस एरिया में होगा। ठीक है, जैसे कोई आइलैंड वगैरह है तो महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पे ये घटना होती है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में जैसे पेरू हो गया, या फिर महाद्वीप के हिस्से में अगर देखें तो कैलिफोर्निया या फिर पश्चिम अफ्रीका, इनके पास ये घटनाएं जो होती है विशेष रूप से घटित होती है। मतलब ये आप ध्यान रखिए कि उत्प्रवाह का जो संचलन होता है कहाँ पे होता है, अक्सर करके महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पे होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर देखें तो उत्प्रवाह जो होता है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये महासागरीय जो धारा होती है इनकी गति को प्रभावित करता है। ये कहाँ पे होता है, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में होता है। ठीक है, घटित होता है। अब दूसरा हम देखेंगे थर्मोहेलाइन परिसंचरण। ठीक है, दूसरा देखेंगे थर्मोहेलाइन परिसंचरण। ये क्या होता है, थर्मोहेलाइन परिसंचरण एक वैश्विक महासागरीय परिसंचरण प्रणाली है जो तापमान, जिसे थर्मो मतलब तापमान से रिलेटेड लिया है। ठीक है, थर्मो का अर्थ होता है ताप, टेम्परेचर यानी ताप, और हेलाइन का मतलब होता है लवणता। ठीक है, हेलाइन मतलब लवणता, लवण। ठीक है, तापमान और लवणता में अंतर से संचालित होती है। ठीक है, ठंडा जल जो होता है वो सघन जल उच्च अक्षांशों पर नीचे की ओर अवतलित हो जाता है, जबकि गर्म सघन जल ऊपर सतह पर आ जाता है, जिससे महासागरीय धाराओं का एक वैश्विक कंटेयर बेल्ट निर्मित होता है। ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो अटलांटिक मेरिडियन जो ओवरटर्निंग सर्कुलेशन होता है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AMOC। ठीक है, क्या बोलते हैं, अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसमें गल्फ स्ट्रीम धारा जो शामिल होती है। इसलिए जो दूसरा वाला कथन देखेंगे तो दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, ये भी महासागरीय धाराओं के परिसंचरण को प्रभावित करता है। मतलब अगर शॉर्ट में देखें तो ताप और लवणता का अंतर, इन दोनों के अंतर जो होते हैं वो भी महासागरीय धारा को, उनकी गति को प्रभावित करते हैं। उत्प्रवाह भी हो गया। अब सुनामी के बारे में बात करें तो सुनामी क्या है, सुनामी ऐसी महासागरीय लहरें हैं जो महासागर के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, महासागरीय धारा के विपरीत सुनामी में निरंतर जल प्रवाह नहीं होता, बल्कि यह तरंगी ऊर्जा के प्रसार पर आधारित होती है। सुनामी के संदर्भ में इसमें क्या होता है, इसमें भूस्खलन के कारण ये उत्पन्न होती है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप इत्यादि चीजें हो गई। ठीक है, जब कोई सुनामी लहर भूमि से टकराती है तो वो समाप्त हो जाती है और दीर्घकालिक महासागरीय परिसंचरण में योगदान नहीं देती। ठीक है, सुनामी क्या है, सुनामी निरंतर महासागरीय धाराओं के बजाय अस्थायी विचलन है। ठीक है, इस हिसाब से जो महासागरीय धारा है उसके जो गति है उसको इससे कोई कोरिलेशन नहीं मिलती। ठीक है, जबकि क्या मिलता है, उत्प्रवाह और थर्मोहेलाइन परिसंचरण। उत्प्रवाह बता दिया, सरफेस के जल को ऊपर ढकेलती है और नीचे का जल सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, ये महासागरीय गति को प्रभावित करती है। थर्मोहेलाइन मतलब ताप और लवणता। ठीक है, ताप और लवणता का जो अंतर होता है ये भी महासागरीय धारा की गति को प्रभावित करता है, जबकि सुनामी ऐसा नहीं करती। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल 1 और 2 इसका सही होगा। ठीक है, महासागरीय धारा के गति को प्रभावित करने में
क्या है, उत्प्रवाह और थर्मोहेलाइन परिसंचरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कुछ चक्रवात के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें उनमें पर विचार करना है, देखना है कि कौन से सही हैं। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंध चक्रवात गर्म मतलब जो होता है गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। गर्म महासागर का एरिया कौन सा है, जैसे अगर आप पृथ्वी की इस मैप को ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए कि अंदाजा बेस पे, मगर इस हिसाब से नहीं है, अंडाकार है, तो पृथ्वी इस हिसाब से बनेगी। ठीक है, इसका एक अंदाजा मानक मानते हैं। इसका जो विषुवत रेखा है, इसके 0 से 10 डिग्री के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो हमेशा उच्च ताप प्राप्त करता है, मतलब इसमें सौर ताप की मात्रा जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, वर्ष भर लगभग इसमें अच्छा सौर ताप की मात्रा प्राप्त होती है सूर्य से, जिसका इसका तापांतर भी अच्छा होता है। ठीक है, मतलब दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, तापांतर की मात्रा भी अच्छी होती है। ठीक है, इस एरिया की। अब क्या कह रहा है, इस एरिया के जो रीजन के जो समुद्र हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, गर्म जल जो होता है सरफेस का, ठीक है, सरफेस का गर्म जल जो होता है वो क्या होता है, वायु को गर्म कर देता है, अपने ऊपर की वायु को गर्म कर देता है, जिससे हवा हल्की हो जाती है और हवा क्या होती है, विंड ऊपर उठती है। ठीक है, जब हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए इसका जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में देखें, आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, अगर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा। ठीक है, इस एरिया में उच्च ताप होता है। ठीक है, हवा हल्की हो जाती है, हवा ऊपर उठती है और वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र निर्माण होता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी वैसे वैसे वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, उस एरिया का जो टेम्परेचर है लगभग 26.5 के आसपास पहुंच जाता है, मतलब 26%, 26 के आसपास ऊपर हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस के। ऐसे कंडीशन में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी ये चीज़ें जो होती है। ठीक है, क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण ऐसे ही कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो पहला वाला अगर देखें तो पहला वाला सही है। दूसरे की बात करें तो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों से संबंध होते हैं। बहिरुष्ण की अगर बात करें तो बहिरुष्ण क्या है, ये भी सही है, ये पछुआ पवन पट्टी से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो यह ठंडी ध्रुवीय वायु, ठीक है, जो ध्रुवीय वायु होती है, मतलब ध्रुव से सरफेस पे चल, मतलब विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली, जिन्हें मध्य अक्षांश चक्रवात या समशीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है। किसको, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही है। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है, चक्रवात की आंख में वायु दाब जो होता है निम्न, एक मिनट, चक्रवात की वायु आंख में वायु दाब निम्न और वायु की गति उच्च होती है। तीसरा वाला गलत है, इसमें निम्न दाब होता है लेकिन जो वायु की गति होती है वो मंद होती है, अधिक नहीं होती। इसमें क्या दिया गया है कि वायु की गति जो होती है, मतलब हवा की जो गति होती है वो हाई होती है, जबकि यहाँ पे गति जो होता है उच्च नहीं होती, बल्कि क्या होता है, निम्न तरीके की, मतलब हवा वहाँ पे स्लो चलती है। ठीक है, वायु दाब तो निम्न होता है, मगर जो क्या होती है, गति होती है वो भी निम्न ही होती है, मतलब उच्च नहीं होती। ठीक है, इसलिए क्या है, ये जो कथन है तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन से सही है, इसका केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, कौन सा, एक बार इसको फिर से एलिमिनेट कर लीजिए और देखते हैं कि कौन सा सही होता है। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंध का मतलब ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे सौर ताप की मात्रा अच्छी पड़ती है। ठीक है, 0 से 10 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें सौर ताप वर्ष भर लगभग समान रहता है। यहाँ पे जो हवा है सरफेस की, समुद्र तल की जो वायु है वो गर्म होती है, ऊपर उठती है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और हाई और निम्न डिकोरेट करके हमेशा राउंड अप करती रहती है। जितना ये निम्न दाब बनेगा, ताप उच्च होगा, उतना ही हवा तीव्र चलेगी। पहला सही है। दूसरा भी सही है, बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों से संबंध होती है, तो ये भी सही है। तीसरा वाला गलत है, यहाँ पे जो है वायु दाब निम्न होता है और वायु की गति भी निम्न होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1 और 2 इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक दाब पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, वैश्विक दाब पट्टी मतलब ये विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, पृथ्वी के संदर्भ में है। क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पट्टी को डोलड्रम भी कहा जाता है। विषुवत रेखी मतलब अगर पृथ्वी का ये एरिया है,
तो यहाँ पे क्या होता है 0 से 5 डिग्री का क्षेत्र, ठीक है, विषुवत रेखा का क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं, ठीक है, डोलड्रम। तो पहला वाला सही है। ये क्या है, विषुवत रेखा के जो आसपास का क्षेत्र जिसमें निम्न दाब होता है। निम्न दाब के बारे में मैंने अभी बताया, जहाँ पे ताप अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, वहाँ पे दाब क्या है वो कम होगा, प्रेशर उतना ही लो होगा, ठीक है। टेम्परेचर अधिक होने से प्रेशर वहाँ पे लो हो जाता है, और जहाँ पे दाब अधिक होगा वहाँ पे ताप जो है, टेम्परेचर उस एरिया का कम होगा, ठीक है। प्रेशर हाई होगा, ठंडी हवा जो होती है वो नीचे बैठती है और गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो इस एरिया का मतलब 0 से 5 डिग्री का क्षेत्र है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं डोलड्रम, ठीक है। तो पहला वाला सही है। दूसरा हम देखेंगे, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पट्टी अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबंध है। चलिए इसको देखेंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के संदर्भ में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसे उपोष्णकटिबंध कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक नाम दिया गया है अश्व अक्षांश, ठीक है। इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इसके अगर संदर्भ में बात करें तो ये पट्टी जो होती है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के आसपास स्थित होती है। अब बात करने वाले हैं इस जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबंध के बारे में। तो इस क्षेत्र में जो होता है शांत मौसम होता है, पवनें मंद चलती हैं और शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल जैसे सहारा, कलाहारी और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जो हैं वो यहीं पे ही निर्मित हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वायु जो होती है वो शांत और मंद रूप में चलती है, ठीक है। दूसरा वाला भी क्या है, ऐसे क्षेत्रों में, तो इस कंडीशन के बारे में दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टी अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबंध है। यहाँ पे वायु की जो गति होती है वो क्या होती है, मंद होती है, ठीक है। दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है। निम्न दाब को डोलड्रम कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के संदर्भ में जो 0 से 5 डिग्री का एरिया है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में, इसको डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। पहला वाला भी सही है। दूसरा इसमें पूछा है कौन से सही है या कितना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, मतलब थर्मो, ताप को क्या बोलते हैं, थर्मो, ठीक है। तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं कौन से कारक, कुछ कारक दिए हैं जैसे अक्षांश, लेटीट्यूड है, हाइट है, महासागरिक धारा है और मानवीय गतिविधियां, ठीक है। अक्षांश के बारे में अगर बताएं तो अक्षांश क्या होता है, ये भी सही है, यह तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। और कैसे होता है, निम्न अक्षांश जो विषुवत रेखा के निकट होते हैं उस पर सूर्य का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, जो निम्न अक्षांश होते हैं मतलब इसके पृथ्वी के विषुवत रेखा के क्षेत्र का, वहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का ताप क्या होता है, अधिक होता है। वहीं अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ का ताप क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। उच्च अक्षांश जिसे ध्रुव की तरफ होता है उस पर सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं और उसमें बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। अगर विषुवत रेखा का क्षेत्र देखें तो ये गर्म होता है, जबकि ध्रुवों का क्षेत्र जो होता है वो ठंडा होता है। इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो सही है। तापमान को प्रभावित करने में सबसे अच्छा रोल क्या निभाता है, अक्षांश निभाता है, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा हम देखेंगे ऊंचाई के बारे में, ठीक है। ऊंचाई क्या होती है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ जो होता है वो तापमान, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तापमान क्या होता है, घटता है। वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र, हाई दाब, उच्च दाब का क्षेत्र बने। कैसे बनेगा, जब तापमान लो होगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। हवा जब उच्च मतलब अक्षांशों पे फैल जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है, जिससे वायु जो होती है वो फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। मतलब हवा जब ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, दाब उसका कम हो जाता है, ठीक है। वायु दाब कम हो जाता है और वायु क्या होती है, फैल जाती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। हर दौर की अगर बात करें घटने की दर की, तो औसतन क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर पर, ठीक है, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री की कमी आती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। तो ऊंचाई भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है तापमान के वितरण को प्रभावित करने में। अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया। महासागरीय का धारा की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, धाराएं जो होती है विभिन्न क्षेत्रों में उष्मा का स्थानांतरण करती हैं, जिससे तटीय तापमान प्रभावित होती है। जैसे गर्म धारा की बात करें, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गई, क्यूरोसियो की धारा हो गई, ये तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती हैं। जो तट यानी सरफेस रिलेटेड होते हैं, जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं, तो महासागरीय धारा तटीय क्षेत्र को तापमान को बढ़ाती है। और ठंडी महासागरीय धाराएं जैसे पेरू,
लेब्राडोर इत्यादि जो होती है ये तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम करती है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला भी सही हो जाता है। मानवीय गतिविधियों की अगर बात करें तो शहरीकरण, औद्योगिकरण, कारखाना, वाहन, भवन और जो एयर कंडीशन से उत्पन्न ऊष्मा होती है वो तापमान में वृद्धि करती है। जिससे क्या होता है, शहरी क्षेत्रों की ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है, मतलब वहाँ के गर्म क्षेत्र बढ़ जाते हैं। ठीक है, और उसके उदाहरण जो क्षेत्र गाँव में है, ठीक है, गाँव या बगीचे का क्षेत्र जो होता है वहाँ का तापमान औसतन कम होता है। ठीक है, तो मानवीय गतिविधियाँ भी तापमान वितरण को प्रभावित करने में रोल प्ले करती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। से पूछा है प्रयोग कर संयुक्त चुनना है तो सभी सही है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है, अक्षांश। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई, फिर महासागरीय धारा, मानवीय गतिविधियाँ, चारों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही बने रहिए। साथ साथ यूपीएससी की जो और टेस्ट सीरीज है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।